नमस्ते। कभी सोचा है किसी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, खासकर जब वो कहानी एक पूरी की पूरी साहित्यिक परंपरा की हो। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पीछे जा रहे हैं, इसके सबसे पहले सबसे उलझे हुए अध्याय को समझने के लिए। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों और बहसों से भरी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि किसी शुरुआत का इतिहास लिखते कैसे हैं। मतलब उस वक्त का जब कोई साफ लकीर ही नहीं खींची गई थी कि यहां से कुछ शुरू हो रहा है। ये कुछ कुछ एक साहित्यिक जासूस के काम जैसा है जो बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने में लगा हो। और हाँ, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे पास औजार क्या हैं। तो चलिए सीधे साहित्यिक इतिहास के कॉन्सेप्ट में ही उतरते हैं। तो देखिए, ये जो साहित्यिक इतिहास है ना, ये सिर्फ तारीखों और किताबों की एक लिस्ट भर नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, ये दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज का मेल है। साहित्य यानी हमारे अनुभव, हमारी कहानियाँ, और इतिहास यानी वो सब जो सच में हुआ। तो ये सिर्फ किताबों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों, उस समाज और उन विचारों की कहानी है जिन्होंने उन किताबों को जन्म दिया। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन लोग थे, वो पहले साहसी लोग जिन्होंने इस अनजान साहित्यिक जमीन का नक्शा बनाने की हिम्मत की। चलिए मिलते हैं उन विद्वानों से जिन्होंने हिंदी साहित्य के इस विशाल समंदर में पहली बार रास्ता बनाने की कोशिश की। ये देखिए, ये है वो लोग। कहानी शुरू होती है 1839 में एक फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी से, और फिर ये पहुंचती है 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक, जिन्होंने तो समझिए पूरा खेल ही बदल दिया। हर एक ने अपने से पहले वाले के काम को आगे बढ़ाया, ज्ञान की एक एक ईंट जोड़ते हुए। अब जो असली मजे की बात है वो ये है कि इन सबने अलग अलग तरीके अपनाए। तासी ने क्या किया, उन्होंने लेखकों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया। आसान था पर ऐतिहासिक तौर पर ज्यादा काम का नहीं। फिर आए ग्रियर्सन, उन्होंने टाइमलाइन को फॉलो किया। लेकिन आचार्य शुक्ल, उन्होंने विधेयवादी पद्धति अपनाई। मतलब साहित्य को उसके समाज, उसकी राजनीति, उसके माहौल से जोड़कर देखा। और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है, क्योंकि जब आप किसी शुरुआत का नक्शा बनाने निकलते हैं ना, तो इस पर सबकी एक राय हो ये जरूरी नहीं कि भाई शुरुआत हुई कहाँ से, उस सबसे पुराने दौर को कहें क्या, वो कब शुरू हुआ कब खत्म। इन सवालों पर इतिहासकारों में कभी सहमति नहीं बन पाई। जरा इस टेबल पे नजर डालिए, ये कितने अच्छे से दिखा रहा है कि कैसे तीन बड़े बड़े विद्वानों आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के टाइम पीरियड को बिल्कुल अलग अलग ढंग से बांटा है। खासकर पहला दौर, जिसे आदिकाल कहते हैं, उसकी शुरुआत और अंत को लेकर देखिए कितना मतभेद है। इससे समझ आता है कि किसी शुरुआत को तय करना कितना मुश्किल काम है। और बात सिर्फ तारीखों की नहीं थी, अरे नामों पर भी झगड़ा था। एक ही दौर को कोई वीरगाथा काल कह रहा है तो कोई आदिकाल या चारण काल। हर नाम एक अलग चश्मा है जिससे उस दौर को देखा जा रहा है। ये बताता है कि इतिहासकार किस बात को सबसे ज्यादा जरूरी समझ रहे थे। तो ठीक है, हमने इतिहासकारों के तरीकों और उनकी बहसों को तो समझ लिया, पर इन सबसे हटकर उन्हें मिला क्या? जब उन्होंने शुरुआती दौर की जमीन को खोदा तो उन्हें एक नहीं बल्कि साहित्य की चार अलग अलग बहुत मजबूत धाराएं मिली। ये वो चार धाराएं थीं, एक तरफ रहस्यमयी सिद्धों का साहित्य तो दूसरी तरफ अनुशासित नाथों का, फिर थे दार्शनिक जैन विद्वान और उनके साथ थे वीर रस में डूबे रासो कवि जो राजाओं की शान में गाथाएं लिखते थे। चलिए अब एक एक करके इन सब में झांकते हैं और देखते हैं कि इनकी दुनिया कैसी थी। चलिए अब इतिहास को थोड़ा जिंदा करते हैं। इन थियोरेटिकल बातों से निकलकर उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने ये सब लिखा। वो कवि, वो दार्शनिक, वो कहानीकार जिनकी आवाजें आज सदियों बाद भी गूंज रही हैं। एक पुरानी मान्यता है कि कुल 84 सिद्ध हुए थे। सोचिए, ये कोई एक दो कवि नहीं थे, ये एक पूरा का पूरा आंदोलन था। उनकी रहस्यमयी और कई बार तो बड़ी विद्रोही कविता ने ही शुरुआती हिंदी साहित्य की नींव रखी। और इस पूरे आंदोलन के बीचों बीच एक नाम सबसे ऊपर आता है, सरहपा। बहुत से लोग उन्हें इस परंपरा का पहला कवि मानते हैं। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। समझिए जैसे शांत पानी में किसी ने पत्थर फेंका हो और उसकी लहरें आज तक महसूस की जाती हैं। और ये रही वो लिस्ट 84 सिद्धों की। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये आंदोलन कितना बड़ा और कितना फैला हुआ था। ये अपने आप में एक पूरी साहित्यिक और आध्यात्मिक परंपरा थी। बटन सिंह का ये कोटेशन देखिए, ये सरहपा के तेवर को बिल्कुल साफ कर देता है।
आक्रोश की भाषा। ये बगावत की कविता थी, जो समाज के सेट नियमों पर सवाल उठा रही थी, एक ऐसी आवाज में जो साहित्य में इससे पहले सुनी नहीं गई थी। पर सिद्ध अकेले नहीं थे, उन्हीं के साथ साथ एक और धारा भी बह रही थी, नाथों की। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, दोनों के रास्ते काफी अलग थे। सिद्धों का जोर तांत्रिक क्रियाओं और महासुख पाने पर था, तो वहीं नाथ कठोर अनुशासन और हठ योग की बात करते थे। मतलब दो अलग अलग फलसफे जो हिंदी साहित्य की शुरुआती शक्ल गढ़ रहे थे। और आखिर में बात करते हैं बाकी की दो धाराओं की। जैन साहित्य में हमें पौंचार्यु जैसे बड़े ग्रंथ मिलते हैं जो स्वयंभू ने लिखा था, समझिए जैन रामायण। और फिर है रासो साहित्य, जो वीरता, जंग और रोमांस की कहानियों से भरा है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो। तो सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी इन बहसों और इन कविताओं से हमारा क्या लेना देना? आज के दौर में ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि असल में ये जो जटिल और बहस से भरा आदिकाल है ना, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये जड़ें थीं। आज हम हिंदी साहित्य का जो विशाल हरा भरा पेड़ देखते हैं, उसकी सारी शाखाएं, पत्ते और फूल, उन सब की जड़ें इसी पुरानी उपजाऊ जमीन में हैं।